हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए, आज हमारे पास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से समझना है, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक जो है वो ठीक से आना चाहिए। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो है वो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए, इसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि भाई इंटरमीडिएट स्पीसीज होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स आपको पता है कि जब कोई रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि रिएक्टेंट्स के बीच जो पुराने बॉन्ड है वो टूटेंगे और प्रोडक्ट बनने के लिए जो है वो नए बॉन्ड बनेंगे। तो जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, तो बीच में कुछ स्पीसीज बनती है, इंटरमीडिएट स्पीसीज उनको बोलते हैं। और उसके बाद में जो है वो उनके बीच में नए बॉन्ड बनने से जो है अपना प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। एक सिंपल एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं। मान लीजिए ये अपने पास में है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये हुआ अपने पास टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इस पर मान लीजिए कि रिएक्शन होती है किसी, मान लीजिए कि एक्वस KOH की रिएक्शन इस पे कराते हैं अपन। एक्वस KOH वाटर में घुला हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास में ये बना, मान लीजिए ये प्रोडक्ट बनता है, अपने पास में ये प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अब आप इसको देखिएगा कि ये रिएक्शन में क्या हुआ कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर अगला जो वीडियो है वो आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो देखिए, उसके ऊपर अगला वीडियो आ रहा है। फिलहाल बता दूं आपको कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है या जिसके ऊपर लोन पेयर होता है वो सभी के सभी हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है OH-। ठीक है, ये टूट जाएगा कि K+ और OH-, वाटर सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाएगा ये। तो OH- जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो इसको यहाँ से डिस्प्लेस करता है। ठीक है, और रिएक्शन जो होती है कि भाई न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया है, तो रिएक्शन का टाइप हो जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब देखिए ये रिएक्शन कैसे हुई है कि सबसे पहले तो ये रिएक्टेंट था हमारा। ठीक है, और ये भी रिएक्टेंट है एक तरह से। तो ये रिएक्टेंट के भी देखो बॉन्ड टूट गया, आयनिक बॉन्ड था, वाटर सॉल्यूशन में आयनाइज हो गया, टूट गया K+ और OH-। यहाँ पर भी क्या होगा कि इनके बीच का जो पुराना बॉन्ड है वो टूटेगा और फिर नया बनेगा। तो आप देखिएगा, इससे जो पुराना बॉन्ड टूटता है तो आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा कि Cl बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ये एक स्पीसीज बनी, कार्बन पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ से कौन निकल गया बताओ, Cl-। अब ये जो स्पीसीज बनी है इसी को अपन यहाँ पर कह रहे हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा, वो तो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये जो स्पीसीज बनी ये एक तरह की ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट स्पीसीज है। ठीक है, अब इस स्पीसीज में कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH-। रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन पढ़ेंगे सारी बातों को आगे। फिलहाल मैं सिर्फ स्पीसीज की बता रहा हूँ आपको कि इससे पहले ये स्पीसीज बनी और इस पर जो है वो नया न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके यहाँ पर जुड़ेगा और जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो बीच में ऐसी स्पीसीज बनती है इनको अपन कहते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीसीज। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई इंटरमीडिएट स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी है उसको कैसे चेक करना है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी का मालूम होगा तब हम बता पाएंगे कि ये रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है या ये धीरे रिएक्शन करने वाला है। ठीक है, हमको इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ज्यादा स्टेबल होगी तो इसका मतलब ये जल्दी बनेगी, और जल्दी बनेगी इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के जवाब हमको तभी मिलेंगे जब उस स्पीशीज की जो वो स्टेबिलिटी के बारे में हमको पता होगा। ठीक है, तो अपन देखो चालू करते हैं। यहाँ तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, कहीं पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको अपन कार्बन 9 बोलेंगे, और वहां पर कार्बन के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको अपन कार्बन फ्री रेडिकल बोलेंगे।
तो मैं तो 3 तरह की स्पीशीज है। अच्छा, इसके अलावा कार्बीन, नाइट्रीन, ठीक है, तो इस तरह की और स्पीशीज भी होती है जो कि कुछ ये रिएक्शन में ही बनती है, जिनको अपन रिएक्शन मैकेनिज्म में वहां पर देख लेंगे। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। देखिए इसको तो अपन समझेंगे ही। उससे पहले एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है, कि किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, वो चाहे कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, ठीक है, वो स्टेबिलिटी ज्यादा तब होती है जब चार्ज डेंसिटी कम होती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो दूसरा कोई भी आयन जो है वो जल्दी से आकर वहां पर जुड़ना चाहेगा, उसको स्टेबल नहीं रहने देगा, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, तो बड़ा कॉन्सेप्ट है बहुत ही एक्चुअल में। तो इसको आप जरूर याद रखिए कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, ठीक है, एक आयन की जो स्टेबिलिटी है प्रोपोर्शनल टू 1/चार्ज डेंसिटी, 1/चार्ज डेंसिटी, 1/चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज डेंसिटी कम से कम होगी तो स्टेबिलिटी जो हो ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहता है तो बाकी कॉन्सेप्ट अपने आप ही दिमाग में आ जाते हैं, कि अल्टीमेटली करना हमको यही है कि चार्ज डेंसिटी को चेक करना है, अगर वो वहां पर कम है तो स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन क्या है कि कार्बन अगर 3 वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको अपन अपन सिंपल वे में कहते हैं कि भाई कार्बोकेटाइन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो देखिए इसकी स्टेबिलिटी कैसे कैसे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखिएगा इस चीज को समझिएगा, कार्बन पर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो प्लस चार्ज है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की कमी कमी को कोई पूरा करेगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या आएगी, कम होगी, ठीक है। तो हमको कमी है तो प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं तो देने वाले क्या करेंगे, कमी की पूर्ति करेंगे, और कमी की पूर्ति करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी कि प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना अच्छा डोनेट करेगा स्टेबिलिटी क्या आएगी, उतनी ही ज्यादा आएगी, ठीक है। अब डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो भी अपन को पता ही है कि भाई प्लस एम इफेक्ट वाले, ठीक है, प्लस एच इफेक्ट वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे तो माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई, ठीक है। तो ये पूरी बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा तो ध्यान रखना ही नहीं है आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है, प्लस एम हो, प्लस एच हो, प्लस आई हो, वो सारे के सारे क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी क्या करेंगे अपन, वो करेंगे कम, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम करेंगे, स्टेबिलिटी क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे, ठीक है। और विड्राविंग ग्रुप ये वाले अपने सारे आगे के आप देख रहे हो कि सारे के सारे क्या है बताओ, ये विड्राविंग ग्रुप है, या 1/EWG भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो सारे ही है कि माइनस एम, माइनस एच, माइनस एच, ये सारे के सारे क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। तो वो क्या करेंगे बताओ, डेंसिटी को क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे, तो वो स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो ये वाले ग्रुप तो कम करेंगे और ये वाले जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो अपना हो गया एक मेजर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए पहले कॉन्सेप्ट ही देख लें अपन। दूसरा दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल्स अपन साथ सबके साथ ही लेंगे,
ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो देखिए फ्री रेडिकल जब है तब क्या है बताओ कि कार्बन 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसके पास एक क्या है बताओ फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसके पास आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से तो 3 इन्होंने शेयर कर रखा है और एक क्या है इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिएगा ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही है। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और वो एक्चुअल में 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी। अगर लिखना चाहे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और ये वाली क्या है बताओ 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज के बारे में डिटेल में अपन एक और वीडियो वहां पर बनाएंगे। ठीक है, तब देखेंगे भाई स्पीसीज कैसे बनती है। ठीक है, और ये कैसे रीअरेंजमेंट होकर ज्यादा स्टेबल में बन जाते हैं कार्बोकेटाइन, आपको वहां पर अपन सिखाएंगे। ठीक है, और फिलहाल अपन यहाँ पर सिर्फ इनकी स्टेबिलिटी किससे इफेक्ट होती है और कैसे कैसे घटती बढ़ती है अपन वही सीख रहे हैं यहाँ पर। ये कब बनते हैं, कौन सी रिएक्शन बनते हैं, कैसे ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वो अपन अलग वीडियो में देखेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो पूर्ति करने वाले हैं वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो सेम आएगा, इसका जो आ रहा है वही इसका आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ कि भाई सेम एज कार्बोकेटाइन, सेम एज कार्बोकेटाइन। ठीक है, जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल टू एडीजी प्लस एन यही आएगा, सेम आएगा मतलब। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज अलग है, हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं यहाँ पर अलग से बात करना चाहूंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो कार्बोकेटाइन में ज्यादा इफेक्टिव है इंडक्टिव से, और इसके अंदर जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट कम लगता है, वो कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर इसमें अगर बात करें या अपन जनरल बात करें तो मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, मैं पहले ही कह चुका हूँ। और इसके अलावा भी मैंने बात की थी कि भाई वहां पर बैक बॉन्डिंग बन रही है तो उससे मेसोमेरिक से भी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, और अगर वहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं तो फिर इससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो ये पूरी सीरीज मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अगर किसी स्पीसीज के बनने से उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ रही है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, अगर बैक बॉन्डिंग बननी है तो और स्टेबल होगी। ठीक है, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की अपन बात करेंगे। ठीक है, हालांकि बैक बॉन्डिंग भी एक तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट ही है, लेकिन नॉर्मल जो बाकी के मेसोमेरिक है उससे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे कमजोर कौन है, इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से कम इफेक्टिव है। यहाँ पर भी देखो, एक तो एरोमेटिक कैरेक्टर, उसके बाद में अगर बैक बॉन्डिंग वहां पर बन रही है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग वहां पर बन रही है तो लेकिन फ्री रेडिकल में जनरली बैक बॉन्डिंग नहीं बनती है तो इसकी अपन बात नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या आएगा, मीसोमेरिक, उसके बाद में क्या आएगा इंडक्टिव, और उससे कमजोर क्या होता है बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस चीज का अपन खास यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि जब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात आएगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से कमजोर हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरी अपन बात करेंगे यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, कार्बोकेटाइन में जो था उससे जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। तो आप देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी की अगर बात करें कार्बन आयन की, कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड बनाए उसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज, और आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की वहां पर अधिकता है। तो अब आप देखेंगे तो देखिए कार्बन का जो हो नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो चार्ज की डेंसिटी कब कम होगी, यहाँ पर चार्ज वैसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन वैसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे, तो वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले चार्ज को कम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इससे जस्ट क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन प्रोपोर्शनल टू EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और बाकी ग्रुप कौन कौन से हैं, ये -M वाले, -H वाले, -I वाले। ठीक है, और इसका उल्टा कि EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो स्टेबिलिटी को वहां पर कम करेंगे, यानी कि कौन से है, +M वाले, +H, +I, तो ये सब के सब क्या करेंगे, वहां पर स्टेबिलिटी को कम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स में समझेंगे कि कौन कम स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, और हमारा पर्पज यही रहेगा जो चार्ज है वो ज्यादा से ज्यादा डीलोकलाइज हो जाना चाहिए, जगह जगह बढ़ जाना चाहिए, और उससे जो है वो ज्यादा से स्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब चार्ज कम से कम हो जाना चाहिए एक ही जगह पर। ठीक है, अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स की।
तो तीनों के मिक्स एग्जांपल ही लेके चलेंगे अपन, यहाँ पर अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, तीनों के मिक्स लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो जाए। देखिएगा, पहला एग्जांपल ले रहे हैं। इसे मैं कहूंगा कि एक मेरे पास है मिथाइल कार्बोकेटाइन, एक मेरे पास है, इसमें मान लीजिए मैंने ड्यूटेरियम ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने ले लिया ट्राइटियम, ठीक है। और अब मैंने आपसे पूछ ली कि भाई इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, तो आप देखिए यहाँ पर प्लस ओनली प्लस आई इफेक्ट है। पहले तो ये देख लो कि इसमें इफेक्ट कौन कौन से लग रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो मिल नहीं, ठीक है, ओनली क्या है बताओ, यहाँ प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई ट्राइटियम का जो ज्यादा होता है, तो प्लस आई ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर अपन बिल्कुल इजीली कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर, मैं चल रहा हूँ पहले एग्जाम्पल में और आगे बढ़ता हूँ, इसी इसी का आगे लेता हूँ मैं, ये लेता हूँ चलो CH3 CH2 प्लस, दूसरा लिया मैंने CD3 CH2 प्लस, और तीसरा लिया मैंने CT3 CH2 प्लस, ठीक है। तो आपका पहला काम ये रहेगा कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है उनमें से कौन कौन से यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी अप्लाई हो रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर यहाँ पर जो हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो तीनों में तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, या ड्यूटेरियम है या ट्राइटियम है। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की जहां तक बात है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि वो बॉन्ड एनर्जी पे पहला डिपेंड करेगा, और बॉन्ड एनर्जी Ct की ज्यादा है और CH की कम है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूँ ना, तो CH3 का ज्यादा होता है, उसके बाद में जो है वो CD3, उसके बाद में जो है वो CT3, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा अच्छा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इसकी ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा, अगर आपको देख रहे हैं कि आपको दो तीन इफेक्ट वहां पर है, तो आप ये चेक कर लीजिए कि उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो इफेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है, और उसी के बेस पर आप आंसर की तलाश करेंगे। तो देखा मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव थे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है, तो इसी की बेस पे मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो देखो आप सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला, क्यों, क्योंकि देखो तीन अल्फा हाइड्रोजन सब में ही है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जो ज्यादा है, तो प्लस एच इफेक्ट जो है वो इसका CH3 का ज्यादा है, CD3 का कम है, उसका और भी कम है। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ। अब मैं इसमें अगर मान लीजिए ये लेता हूँ फ्री रेडिकल का, इसी में लेते हैं चलो, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि फ्री रेडिकल में देखिए, फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कम इफेक्टिव है, किसके बजाय, इंडक्टिव इफेक्ट के बजाय। तो यहाँ पर अपन फ्री रेडिकल की बात करें तो आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है, किससे बताओ, एच इफेक्ट से, ठीक है। तो आई इफेक्ट, अब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा किसका है, तो वो CT3 का है। अगर अपन प्लस आई इफेक्ट की अपन बात करें तो CT3 का ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा, CD3, और कमजोर किसका है इसमें से, CH3 का, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो का ऑर्डर ये वाला है। तो जब इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो स्टेबल भी क्या होगा, ये ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि सभी प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, मतलब रिपेल कर रहे होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ज्यादा रिपेल कौन करेगा, ये करेगा। तो ज्यादा जो है वो यहाँ पे जो कमी है उसकी पूर्ति कौन करेगा, CT3 ज्यादा पूर्ति करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। चलिए अब मैं तीसरे एग्जाम्पल में ले रहा हूं कार्ब एनाइन। एग्जाम्पल 3 में चलो मैं कार्ब एनाइन ले लेता हूं, तो CH3 CH2 माइनस, चलो वैसा ही लेता हूं एक बार में, CD3 CH2 माइनस और CT3 CH2 माइनस। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है कभी भी, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था कि अनसैचुरेटेड कार्बन से अल्फा कार्बन पर एच होने चाहिए, लेकिन कार्बन तो अनसैचुरेटेड है ही नहीं, ये तो क्या है बताओ, सैचुरेटेड है, तो इसमें वो इफेक्ट तो है ही नहीं।
तो सिर्फ क्या देंगे अपन, प्लस आई इफेक्ट से देंगे। किसे देंगे बताओ, प्लस आई से। और आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, तो वो तो क्या करेगा तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज मिलेगा मेरे को, इससे कम यहाँ मिलेगा, इससे कम यहाँ मिलेगा, तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज मेरे को यहाँ मिलेगा, तो इसका मतलब यही सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। तो ये आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा, ये मैंने लिया इथाइल कार्बोकेटाइन, ये मैंने लिया आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, और ये मैंने लिया टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, तो हम जवाब उसी से देंगे, प्लस आई से नहीं देंगे, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव है कार्बोकेटाइन में इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हैं बताओ 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या बनने वाली है, ज्यादा बनने वाली है। अगर वो ज्यादा बनने वाली है, जिसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर जो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब अगर अगले एग्जांपल में अपन यहाँ पर ये लें, फ्री रेडिकल को लें, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया इस बार, फ्री रेडिकल, तो अगेन ऑर्डर यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से भी देखें तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा इसी में लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट जो सबसे ज्यादा किसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसके बाद में इसमें कम लग रहा है, इसमें और भी कम लग रहा है, और तो उसमें सबसे ही कम है वहां पर। ठीक है, तो ये ऑर्डर अपना आ जाएगा फ्री रेडिकल का। अब इसमें अगर कार्ब एनाइन का भी लें, अगर लें किसका बताओ, कार्ब एनाइन का, तो देखिएगा मिथाइल कार्बोनाइन, ये लिया मैंने इथाइल कार्बोनाइन, और इसके बाद मैंने लिया यहाँ पर आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइन, और इसके बाद मैंने लिया यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन। अब होता है कि प्लस आई इफेक्ट वाला क्या करेगा कि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी क्या करेगा, कम करेगा। क्यों, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ाएगा, तो सबसे कम स्टेबल हो गया, और ये सबसे क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। चलो अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 हो गए, 7 में लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखिए थोड़ा सा अपन रेजोनेंस की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया ये मान लीजिए कोई रेजोनेंस लिया मैंने, ये लिया मैंने एल्लाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, और ये लिया मैंने प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, दोनों में ही 3-3 कार्बन है। ठीक है, अब देखना जरा, इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, तो इसमें लेकिन रेजोनेंस क्या होता है कि इसमें क्या है बताओ, रेजोनेंस, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, इसमें रेजोनेंस है, और उसमें ओनली क्या है बताओ, प्लस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी है इसकी, इसकी रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस में आप देखोगे तो इसका कौन सा इफेक्ट आएगा बताओ, प्लस एम, इसका इफेक्ट कौन सा आएगा, प्लस एम। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट आएगा, तो ये क्या हो गया, अब तो मेरा ज्यादा स्टेबल, और ये क्या हो गया, कम स्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबल है, रेजोनेंस ज्यादा जो है वो डीलोकलाइज करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, चलिए नंबर 8 देखते हैं। अच्छा एक एग्जांपल ये वाला देखो आप, एक तो मैंने लिया इथाइल कार्बोकेटाइन, और एक लिया मैंने प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, एक इथाइल लिया, एक क्या लिया, प्रोपाइल। अब इसमें जरा ध्यान से देखना, आपको प्लस आई इफेक्ट से अगर देखें अपन, तो प्लस आई इफेक्ट तो इसमें ज्यादा है, प्लस आई तो इसमें इथाइल का है, और इसमें कितना है बताओ, मिथाइल का है। ठीक है, तो जो प्लस आई इफेक्ट इसमें ज्यादा है, तो स्टेबल ज्यादा ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कार्बोकेटाइन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है बताओ, ज्यादा इफेक्टिव। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन बताओ, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर सिर्फ कितने बताओ, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देखोगे कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल में ये लूं कि भाई ये मैंने लिया फ्री रेडिकल, और ये मैंने लिया प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा रहेगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा बताओ, ज्यादा स्टेबल।
ठीक है। तो फ्री रेडिकल में वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो इसका खास ध्यान रखिए, बार बार मैंने बता दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 लेते हैं, आगे लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10। ये लिया मैंने, ये लिया एलाइल कार्बोकेटाइन, और ये लिया मैंने बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये लिया मैंने बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब देखिए आप इसमें अपन कंपेयर करते हैं। एलाइल कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो जगह डिलोकलाइज होगा, खास ध्यान रखिए इसका। देखिए समझिए आप, इसकी अगर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अपन, जो अपन पहले ही सीख चुके हैं, तो एक स्ट्रक्चर ये वाली बनेगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चार्ज जो हो एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है, तो दोनों जगह आधा आधा बटेगा। ठीक है, तो आप देखो इसको, ये चार्ज मेरा आधा आधा बटा। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे यहाँ पर अपन, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो इस तरह से बनेगी, प्लस हाफ, प्लस हाफ, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस हाफ। तो एक चार्ज दो जगह बढ़ जाएगा, तो एक जगह चार्ज डेंसिटी कितनी आई, 50%। और यहाँ पर अगर बनाएंगे अपन, तो आप देखेंगे कि ये चार्ज है, देखिएगा मैं फटाफट से इसको बना देता हूँ, सीख चुके अपन पहले ही है। ठीक है, अगली बार यहाँ जाएगा, ठीक है, और जो प्लस यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से। तो आप क्या देखेंगे, ये चार्ज जो है वो चार जगह पे डिलोकलाइज होगा। चार जगह कौन सी, एक, दो, तीन और चार जगह, चार्ज चार जगह डिलोकलाइज होगा। तो एक जगह पर चार्ज डेंसिटी अगर इसकी अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसी बन के आएगी, ये देखिएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे इसकी, तो आप देखेंगे कि +1/4, +1/4, +1/4 और +1/4। यानी कि आप इसमें कहेंगे, इसमें चार्ज की डेंसिटी जो है वो 25% है, और इसमें कितनी है, 50% है। तो स्टेबल ज्यादा कौन हुई, ये वाली क्या हुई बताओ, ज्यादा स्टेबल। ध्यान रखिएगा, चार्ज जितना ज्यादा डिलोकलाइज होगा, जो स्टेबिलिटी जो उतनी ही क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो देखिएगा, देखिएगा आगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक तो मैंने लिया ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन, एक मैंने लिया 2 डिग्री बेंजाइल, एक मैंने ले लिया 2 डिग्री बेंजाइल, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर 3 डिग्री बेंजाइल। अब आप इसमें देखिए कि इसका चार्ज जो चार जगह पे डिलोकलाइज होगा, इसका चार्ज देखो 3 3 6 और एक कितना हो गया 7, 7 जगह पर डिलोकलाइज होगा। इसका चार्ज जो है वो 10 जगह पर क्या होगा, डिलोकलाइज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि चार्ज की डेंसिटी सबसे कम एक ही जगह पर यहाँ पर रहेगी, सबसे कम डेंसिटी यहाँ आएगी। तो सबसे स्टेबल कौन सा हो गया, ये वाला। जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, एक और देखिए इसमें, एक तो मैंने ये लिया एग्जाम्पल नंबर जो भी है, ठीक है, अब नंबर में नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर। देखिएगा, एक तो मैंने ये लिया, ठीक है, तो ये भी 3 डिग्री जो बेंजाइल का वुडन हो गया, और एक मैंने ये लिया। चलो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ,
ठीक है, और मान लीजिए कि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पे प्लस है। अब आप देखिए यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन है और वहां पर भी है, लेकिन यहाँ पर आप देख लो कि ये यहाँ से कनेक्ट होने से क्या होगा कि यहाँ का जो ऑर्थो का जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मार्गेट कर सकता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक अगर है तो वहां पर मोर इफेक्टिवली डीलोकलाइजेशन होगा। आप ध्यान रखिए, अगर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है तो मोर इफेक्टिवली होगा इसके बजाय, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी वाली आएगी बताओ? ये सिक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। तो ऐसी कंडीशन में भी ध्यान रखिए, आईआईटी में कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं। चलो अपन आगे चलते हैं। अब इससे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया आपको कि अगर कहीं पर एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हो, क्या आ रहे हो बताओ? एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हो तो वो स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्ट्रक्चर लीजिए आप, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, ठीक है। एक तो मैंने ये लिया और एक मैंने ले लिया ये जो आपका 3 डिग्री बेंजाइल ले लिया, है ना। 3 डिग्री बेंजाइल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिखता हूँ 3 डिग्री बेंजाइल को। ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला है, अभी जो मैंने बनाया यही है 3 डिग्री बेंजाइल, यही है, ठीक है। तो इन दोनों में बात करें तो ये तो 3 डिग्री बेंजाइल जिसमें बहुत अच्छा सा वहां पर रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर ओनली इस प्लस चार्ज की वजह से एरोमेटिक बन गया है ये। अगर मैं प्लस चार्ज हटा दूं तो अब ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। और ये आने से अब कॉन्जुगेशन जो कंप्लीट हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से ही है, ठीक है। और कंप्लीट कॉन्जुगेशन सिर्फ इसके आने से हो गया, तो इसमें क्या आएगी? स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा आएगी। तो ये इससे भी क्या होगा बताओ? ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका भी आप खास ध्यान रखिए कि अगर चार्ज अच्छा डी लोकेशन हो रहा है चार्ज में और एरोमेटिक कैरेक्टर आ रही है, क्या आ रहे हैं बताओ? वहां पर एरोमेटिक कैरेक्टर आ रही है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि भाई Cl3 प्लस और CCl3 प्लस, और एक कहूँ मैं आपसे कि भाई CF3 माइनस और CCl3 माइनस, ठीक है। तो देखा जाए तो ये भी कार्बोकेटाइन है और ये कार्बेनाइन है, ठीक है। अब इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो देखिए आप इस वाले के अंदर देखो, यहाँ पे भी एक तरह का रेजोनेंस है और वहां पर भी क्या है बताओ? रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस किस तरह का है आप देखिए, यहाँ पर जो 2p पाई बैक बॉन्डिंग बनने वाली है। बनाकर दिखाता हूँ, चलो मैं आपको। कार्बन है और इसके ऊपर 3 क्या जुड़े हुए बताओ? फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 फ्लोरीन, उसके ऊपर प्लस चार्ज है। इसका मतलब कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ये क्या है बताओ? कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, और उसके बाद आपको बताया कि 3 3 लोन पेयर होते ही हैं क्लोजेस के पास, ठीक है। तो इसके पास एक लोन पेयर में क्या है? एक लोन पेयर, 3 3 लोन पेयर है सबके पास में, ठीक है। तो क्या करेगा कि लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या बनेगी बताओ? एक बैक बॉन्डिंग। मतलब ये जो लोन पेयर है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा और थोड़ा बहुत चार्ज उधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबिलिटी आएगी उससे, ठीक है। अब यहाँ पर तो कौन सी बैक बॉन्डिंग है बताओ? 2p पाई, ठीक है। सेम कंडीशन अगर यहाँ बनेगी तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग आएगी बताओ? इसका तो 2p है, उसका 3p है, तो यहाँ पर कौन सी आएगी बताओ? 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग आएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के बीच में, जो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स के बीच में बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है। तो 2p/2p बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी है किससे? 2p/3p की बजाय, तो जो ये स्टेबल ज्यादा होगा। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि कार्बन के पास में कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, तो इधर से बैक बॉन्डिंग बनेगी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। इसमें बात करें तो इसके अंदर 2p पाई, इसका 2p में है ये नेगेटिव चार्ज, तो 2p पाई 3d पाई, इसके पास में क्या है बताओ? एक 3d ऑर्बिटल जो है वो खाली है। क्लोरीन के पास क्या है? 3d ऑर्बिटल खाली है। तो यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ कि d ऑर्बिटल रेजोनेंस है। इसमें क्या है बताओ? d ऑर्बिटल रेजोनेंस। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर यहाँ पर जो भी है वो उसके डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होना चाहेगा और उससे क्या आएगी तो इसमें स्टेबिलिटी आएगी। चलिए, तो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं अपन। अगला एग्जांपल लेते हैं कोई अच्छा सा, जैसे कि इसमें मैं लूं
ये वाला एग्जांपल लेता हूं मैं। ये कोई एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया और यहाँ पर मैंने प्लस और यहाँ पर मैंने जो है वो प्लस कर दिया। ठीक है, चलो उसको मैं 5 का ही ले लेता हूँ। ठीक है, 5 कार्बन की ही रिंग ले लेता हूँ मैं। ये 5 कार्बन की ली मैंने, ये मैंने 5 कार्बन की, और ये रिंग भी मैंने 5 कार्बन की ली। ठीक है, अब आपको पूछे कि भाई इसमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो हो क्या होना चाहिए। तो देखिए आप इसमें अगर आपके पास में इस तरह की कंडीशन है जहां पर आपको दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो सबके अंदर ही एक जैसी कंडीशन में आ रहा है, ठीक है, तो फिर से आप रेजोनेंस को चेक करोगे। अब देखिए आप कई बार आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक भी चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर देखो किस तरह से कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में जो है वो नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक जो है वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो एरोमेटिसिटी पे एक हम अलग से ही वहां पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसमें डिटेल में समझेंगे। शॉर्ट में बता दूं आपको कि एरोमेटिक क्या होते हैं, कि जिनकी ज्योमेट्री जो है वो प्लानर होती है। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम होता है। ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है, और क्या होता है बताओ, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और तीसरा कि भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको अपन हक्कल रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कंडीशन फॉलो होती है, तो उसको अपन बोलते हैं वहां पर एरोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू का खास ध्यान रखिए कि 0, 1, 2, 3 इससे से कोई भी कंप्लीट नंबर हो सकती है। एंटी एरोमेटिक का देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ठीक है, ये भी इसमें सेम आएगा, ये सब सेम आएंगे, बस ये जो लास्ट वाला है ना, इसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे यहाँ पर? 4n पाई इलेक्ट्रॉन, और n की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 0 नहीं होगी, 1, 2, 3 ऐसे कुछ n की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान देखिए, ये हो गए एरोमेटिक और वो क्या हो गए एंटी एरोमेटिक, और जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो फिर वो सब क्या है बताओ? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक की तो एक पहचान होती है कि कम से कम साइक्लिक सिस्टम में एक कार्बन क्या होता है बताओ? sp3 हाइब्रिड होता है, तो वो नॉन एरोमेटिक ही होगा हर बार। अगर साइक्लिक सिस्टम में कोई भी कार्बन sp3 हाइब्रिड है तो वो क्या आएगा बताओ? नॉन एरोमेटिक। तो इनके अंदर देखो वो चेक करते हैं अपन। तो देखिए ये मेरा क्या आएगा बताओ? नॉन एरोमेटिक। ये वाला क्या आएगा बताओ? उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें देखो ये sp3 है, ये भी क्या है बताओ? sp3। तो जब sp3 दिख जाए तो आंख बंद करके क्या आ जाएगा बताओ? नॉन एरोमेटिक। और इसके बाद चेक करें अपन, तो इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, और 2 कितने हो गए? 4। इसमें आ रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी एरोमेटिक तो नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है। कैसे देखो आप, 4n कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो दिख ही रहा आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर से भी कॉन्जुगेशन है, सब तरफ से कॉन्जुगेशन है। अगर अपन 4n+2 करें, ठीक है, तो जब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पर। ठीक है, n की वैल्यू जो अगर 1 रखेंगे तो 6 आएंगे, मतलब 4 तो आए नहीं, इसका मतलब एरोमेटिक नहीं है। ये क्या है बताओ? आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अपन स्टेबिलिटी चेक करें तो आपको पता है कि इन दोनों से कम स्टेबल होगा ये, क्योंकि वो क्या है बताओ? एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे रेजोनेंस से, आप ध्यान रखिए, इसका आंसर निकालेंगे किससे बताओ? रेजोनेंस से, तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस तो इसमें ही ज्यादा है, रेजोनेंस इसी में क्या है बताओ? ज्यादा है, और इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स वहां पर बनने वाली है, इसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने वाली है। ठीक है, तो अपन वैसे चेक करें तो रेजोनेंस इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये वाला क्या आ गया अपना? एंटी एरोमेटिक, तो ये कम स्टेबल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल, इसमें रेजोनेंस ही नहीं है। तो अगर इनको मैं ए बी सी कह दूं, ए बी और सी कह दूं, तो सबसे स्टेबल कौन सा आ गया मेरा? बी। कौन सा आ गया सबसे स्टेबल? बी। उसके बाद में कौन आ गया? ये कम से कम क्या है बताओ? नॉन एरोमेटिक है। वो तो क्या जा रहा है बताओ? एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो उसके बाद में किसका नंबर आ गया? ए, और सी क्या हो गया? सबसे कम स्टेबल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। और एग्जांपल लेते हैं कोई अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई एल्लाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, और चलो एक बार मैं साइक्लिक सिस्टम में पहले चलता हूँ, इसकी बाद में बात करूंगा। साइक्लिक सिस्टम में चलता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में
ये है साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटाइन, और उसके बाद में आपके पास में है साइक्लोपेंटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में आ गया ये साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, और ये आ गया मेरे पास साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो अब इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि रिंग जितनी छोटी होगी उसमें एंगुलर स्ट्रेन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, और एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होने से उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये छोटी रिंग है तो ये सबसे कम स्टेबल रहेगी, ये सबसे क्या रहेगी, कम स्टेबल रहेगी, और रिंग बड़ी होगी तो स्टेबल ज्यादा रहेगी। और वहां पर अपन जब कार्बोकेटाइन के बारे में ज्यादा डिटेल में सीखेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको कि कई बार रिंग एक्सटेंशन होने से जो कम स्टेबल कार्बोकेटाइन जो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर 6 की रिंग है, जितनी ज्यादा कार्बन की रिंग होगी स्टेबिलिटी उतनी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। चलिए और अपन देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये ले लिया मैंने, एग्जांपल देखिए, ये लिया मैंने, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, अब उसमें साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और इसके साथ में मैंने ले लिया ये एल्लाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब आपको देखने में साफ ही दिख रहा होगा कि ये जो कार्बोकेटाइन है कुछ स्पेशली केस है ऐसे, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगी, रेजोनेंस है इसमें, और इसमें देखो ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसमें एक खास तरह का रेजोनेंस है जिसको बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो आप देखिए डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्ट लेता है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ शिफ्ट हो गए तो एक तरह से जब ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस कर्व पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस रेजोनेंस को आप देखिएगा, इस तरह का एक खास तरह का रेजोनेंस है, यहाँ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये आ गया, और इस पे क्या आ जाएगा बताओ, प्लस। अगली बार क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटने के बजाय जो हो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। भाई ये भी तो शिफ्ट हो सकता है ना, जैसे ये शिफ्ट हुआ वैसे ये भी हो सकता है। तो जब ये वाला शिफ्ट होगा तो जो हो इस पे क्या आ जाएगा बताओ, प्लस आ जाएगा, और तब जो है वो ये कंडीशन आ जाएगी, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस तरह का जो रेजोनेंस है उसको बोलते हैं अपन डांसिंग रेजोनेंस, और ये बाकी दूसरे रेजोनेंस से ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एक बात और बता दूं, इसकी स्टेबिलिटी एक्चुअल में बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिए कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ये क्या है बताओ, ज्यादा स्टेबल है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि ये इससे स्टेबल ज्यादा नहीं है। अगर 2 डिग्री बेंजाइल है तो 2 डिग्री बेंजाइल जो है वो इससे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री बेंजाइल इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं अपन। और यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं कुछ अच्छे अच्छे। इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक ये वाला है जिससे मान लीजिए, और एक ये वाला है टिन ऑक्साइड आयन, बात की थी अपन ने। इसमें जो रेजोनेंस कैसा है बताओ, पीरियोडिक रेजोनेंस है, और इसमें क्या है बताओ, नॉन पीरियोडिक रेजोनेंस है। अपन एसडी स्टेट वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होगा बताओ, ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि मोर इफेक्टिवली चार्ज का जो है डीलोकलाइजेशन होगा। अपन आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें लूं मैं कि एक तो मैंने ये लिया और एक मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो देखिएगा इसकी जो हो 2 पीरियोडिक रेजोनेंस की स्ट्रक्चर कितनी बनेगी इसकी बताओ, 2 बनेगी। यहाँ पे कितनी बनेगी, 3 बनेगी। माइनस पहले यहाँ है फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, तो मतलब 1 माइनस 3 जगह बटेगा, मतलब 1/3 1/3 1/3। यहाँ 2 जगह बटेगा 1/2 1/2। डेंसिटी कम कहाँ होगी, वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी आएगी बताओ, उसी की आएगी, ठीक है। ऐसे अपन देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और कोई भी एग्जाम्पल अपन ले। तो जैसे मैंने ये ले लिया एक एग्जांपल, नेगेटिव लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने लिया यहाँ पर नेगेटिव, और उसी तरह का जो मेरे पास ये एग्जांपल है यहाँ पर क्या लिया मैंने, नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप जरा देखिएगा कि इसके अंदर 2 2 4 कितने हो गए, 6। इसमें कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें, ये एरोमेटिक है, ये क्या आएगा बताओ आपका, एरोमेटिक। ये वाला क्या आएगा बताओ, नॉन एरोमेटिक। और ये भी क्या होगा बताओ, नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ए बी सी में से कह सकता हूँ कि जो सी है उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसके बाद में इसमें क्योंकि रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, उसके बाद में क्या आएगा बी, उसके बाद में क्या आएगा बताओ ए। तो ये आप कार्ब एनायन में भी आप देख सकते हैं। चलिए और कोई एग्जांपल, देखो बहुत सारे एग्जांपल हो गए हैं,
कुल मिला के बात अपनी यही आती है कि वहां पर आपको चार्ज की डेंसिटी चेक करनी है। बिल्कुल सिंपल, एक कॉन्सेप्ट को पूरा दिमाग में रखना है और बाकी कॉन्सेप्ट अपने आप उस वहां पर आप लगा सकते हो और स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्पीशीज, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है आपको तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना ही पड़ेगा, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।